आसनसोल सीट बीजेपी के लिए बेहद खास सीट रही है। 2014 में दार्जिलिंग के बाद अगर कोई दूसरी सीट बीजेपी को मिली थी तो वो आसनसोल सीट थी। 2019 में भी बीजेपी को ये सीट मिली, लेकिन बाबुल सुप्रियो के छोड़ने के बाद 2022 में जो उपचुनाव हुआ, टीएमसी ने ये सीट छीन ली बीजेपी से। लेकिन इस बार फिर चैलेंज बड़ा है बीजेपी के लिए और एसएस आलूवालिया को खड़ा किया है बीजेपी ने इस बार आसनसोल की इस हाई प्रोफाइल सीट से टक्कर देने के लिए बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को। हमारे साथ एसएस आलूवालिया जी, उनसे बात करते हैं। सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने लगभग 3 लाख रिकॉर्ड वोटों से पिछली बार जीत दर्ज की थी, तो ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज है या चुनौती है? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि उपचुनाव का मापदंड कोई होता नहीं। नॉर्मली उपचुनाव में स्टार प्रचारक लोग आते हैं, कोई उसमें उतना जोर नहीं लगाया जाता है। ये सीट करीब 2 लाख वोट से जीती हुई सीट थी जो उपचुनाव में सत्ता पक्ष ने जीती। ठीक है, कैंडिडेट कमजोर रहा होगा, हमारी तरफ से कोई कोशिश की कमी रही होगी और इतना बड़ा सुपरस्टार उतारा गया, तो एक चुनावी निर्णय आया जिसको बहुत बड़ा तमगा ना समझा जाए। मैं जब दार्जिलिंग सीट से रिक्यूज किया अपने आप को, क्योंकि वहाँ क्षेत्रीयतावाद बहुत बढ़ रहा था, पृथक राज्य की मांग हो रही थी, तो मैंने कहा था मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं पृथक राज्य की मांग का समर्थन नहीं कर सकता है, इसलिए मेरे को कहीं और कोई चैलेंजिंग सीट दी जाए। तो बर्दवान दुर्गापुर भेजा गया था मुझे, जहाँ पर पहले से ही 2014 में 3.5 लाख वोट से हारी हुई सीट थी हमारी, और उस सीट को मैंने मात्र 18 दिन में नामांकन का शेष तिथि के 1 दिन पहले मेरा नाम घोषणा किया गया था और मैं यहाँ पहुँचा था। और उस सीट को भले ही बहुत कम मार्जिन से, मात्र 2500 वोटों से जीता, किंतु जीता। तो अगर आप अपने हिसाब से देखें तो 3.5 लाख वोट को मेकअप करके जीता। अब यहाँ का जो उपचुनाव का निर्णय है, इसको आप लोग या मीडिया में या दल के लोग जो सत्ता पक्ष है राज्य का, वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है 3.5 लाख 3.5 लाख। मैं कहता हूँ कि उनको कहिए कि जरा अपने पूर्व नेताओं को कहिए कि जरा वो सर्टिफिकेट दिखाएं जिस पर संख्या लिखी रहती है, उसमें सिर्फ लिखा रहता है इलेक्टेड, दैट्स ऑल। 1 वोट से सीपी जोशी नाथद्वारा से जीते थे राजस्थान में, 1 वोट से, और वो राजस्थान के स्पीकर भी बने थे। 1 वोट से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। वोट एक कीमती है, ना कि 3.5 लाख। 3.5 लाख का वोट जो है ये नोशनल है, उस नोशनल कैरेक्टर को हम कुछ नहीं बोल सकते। आसनसोल सीट पर आप बीजेपी की पहली चॉइस नहीं थे, पवन सिंह पहली चॉइस थे, लेकिन उन्होंने खुद को हटा लिया। अंतिम समय में आपको यहाँ पर चुना गया, समय काफी कम मिला है आपको, ये क्या एक तरह से डेफिसिट आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा देखिए, समय कोई नहीं होता। जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होती है और जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद से लोगों का अपना ये कार्यक्रम शुरू होता है। तो मात्र जिस दिन नोटिफिकेशन होता है तो 7 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर नॉमिनेशन होते हैं, और 7 दिनों के बाद में 2 दिन, 1 दिन स्क्रूटनी का और 2 दिन विड्रॉल के होते हैं, और उसके बाद 7A आ जाता है, अर्थात बैलेट पेपर आ जाता है। फिर उस तारीख से लेके 14 दिन का समय होता है कैंपेन का, और जो कैंपेन कंप्लीट करके पोलिंग डे आता है। वही मैं सवाल कर रहा हूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा का नाम तो बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया गया। मैं कहता हूँ कि 2 तारीख को उनका अनाउंस कर दिया था, और 2 फरवरी में कि इन्हीं को टिकट इन्हीं को देना है, और वही टिकट को लेकर इसको ये किया गया, समझे ना? आपको तो कम समय मिला है, तो यही मेरा सवाल है कि क्या ये कुछ
कमी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आप आसनसोल सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर मुख्य मुद्दे आप क्या उठा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुख्य मुद्दा तो क्षेत्रीय नहीं है, मुख्य मुद्दा तो राष्ट्रीय है, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने अपने प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और वो चुनाव लड़ रहे हैं कि इस बार जीतकर वो अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। पहला सवाल तो यही आता है कि अगर 42 की 42 सीटें जीत भी जाए, जो कि असंभव है, सूर्य पश्चिम से उग सकता है, ये 42 नहीं ले सकती, तो तब भी इनका प्रधानमंत्री नहीं बनता। 272 सीटें चाहिए, और 272 सीट लेने वाली एकमात्र पार्टी है आज जिसको 307 सीटें अवेलेबल हैं ऑलरेडी, और उसकी संख्या बढ़कर 370, और 370 से गठबंधन की राजनीति में 400 पार करना रहा है। लड़ाई पूरे भारत में हो रही है, नंबर आसनसोल का जुड़ना है उसमें। तो ये सोचना, समझना और देखना गलत होता है। ऑपोजिशन का एक आरोप है कि अभी पिछले 3-4 दिनों हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी की ओर से की जा रही है, धार्मिक बातें ज्यादा हो रही है, धर्म को राजनीति से बहुत ज्यादा जोड़ा जा चुका है। इस आरोप पर क्या कहें? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ वैसा कोई भाषण नहीं हुआ। हमारे योगी जी भी आए थे, उन्होंने भी बंगाल की अस्मिता को जगाने की बात कही है कि जिस बंगाल ने राष्ट्र को 2 गान दिए, एक वंदे मातरम दिया, एक जनगण मन दिया, राष्ट्र को सनातन संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, विचारधारा, पूजा पद्धति और शक्ति की पूजा बंगाल ने दी। आज उस बंगाल को क्या हो गया है? उन्होंने लोगों की आत्मा को आलोड़ित करने का काम किया। उन्होंने कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। हमारे भाषण में तो मैं कह रहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जो उनकी योजना है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ का मतलब पूरे देश के लोगों का साथ है, और सबका विकास, अगर कोई सड़क बनती है सबके लिए है, ऊंच नीच है, स्वर्ण दलित सबके लिए है, और किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भाषा का हो, किसी रंग का हो, सबके लिए है। कोई हॉस्पिटल बनता है तो वो सबके लिए है, कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो वो सबके लिए है, कहीं किसी पर रोक नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और उसी तरह से है कि उन्होंने भी ये चीज ड्रॉ की है सूर्य से। सूर्य का धर्म क्या है? सूर्य को हम लोग जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोग सूर्य प्रणाम करते हुए जल चढ़ाते हैं, किंतु जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो डूबते सूरज को की तरफ अर्थात पश्चिम की तरफ नमाज पढ़ता है, तो वो समझते हैं खुदा का घर उधर है। सनातन धर्म वाले समझते हैं कि खुदा का घर पूर्व की तरफ है, किंतु सूर्य जब उदय होता है तो वो सबके दरवाजे पर पहुंचता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी के यहाँ भी जैनी हो, सबके दरवाजे पे पहुंचता है। लोगों पर निर्भर करता है, अगर खिड़की नहीं खोलेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे तो उजाला जाएगा नहीं। विकास की गति भी ऐसी ही है कि ये विकास सबके लिए है, सबके लिए है। बारिश जब होती है तो वो खेतों को चिन्हित नहीं करती कि ये हिंदू का खेत है, ये मुसलमान का खेत है, या सिख का है या ईसाई का है, यहाँ बारिश करूँगा यहाँ बारिश नहीं करूँगा। बारिश सबके लिए बराबर होती है कि यहाँ की सिंचाई होकर इसमें खेती हो सके, फसल उग सके। उसी तरह मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो सबके लिए है, सांझी हैं। पर हाँ, एक पिछले 75 वर्षों में लोगों को आदत पड़ गई थी, कुछ आलसपन आ गया था, कुछ बेईमानी की आदत थी। उस बेईमानी से जब हटकर कोई काम हो रहा है सुचारू करते हुए, डिसिप्लिन में लाने के लिए, जैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया है, टैक्स की चोरी कठिन हो गई है लोगों के लिए, तो उनको तकलीफ तो होगी। संदेश खाली का मुद्दा, या अभी हाल में जो 2-3 बड़े मुद्दे रहे पश्चिम बंगाल में, शिक्षा भर्ती घोटाला, इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए संदेश खाली का मुद्दा तो बंगाल की अस्मिता के लिए है। मैं आपको एक बात बता दूं, सारी दुनिया में कहीं भी किसी लेडी को संबोधित करते हुए उसे भद्र नहीं कहा जाता,
किंतु बंगाल एक ऐसा राज्य है जो एक गरीब हो, अमीर हो, मध्यवित्त हो, निम्नवित्त हो, कोई भी हो, दुर्बल हो, सशक्त हो, उसको भद्र लोग बोलते हैं। और महिला कोई भी हो, भले ही काम वाली हो, आपके घर में काम करने वाली हो, उसको भी भद्र महिला बोलते हैं। तो पूछते हैं কে এসেছে, তোরা একটা ভদ্র মহিলা এসছে, একটা ভদ্রলোক এসছে, मतलब एक भद्रलोक आए हैं, एक भद्र महिला आई है। ये सम्मान देने वाला राज्य। वहाँ पर अगर आपकी जवान बेटी बहू उसका अपहरण करके ले जाए और उसके साथ यौन शोषण हो और अंततः उसको पड़ोसी देश में जाकर बेच दिया जाए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना क्या हो सकती है। और जब भी कभी कोई आवाज उठाए परिवार का सदस्य, तो उससे कहा जाता है चुप 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 कर था, मुंह मत खोलो, नहीं तो तुम्हारा जो सुविधाएं देने वाला जो कार्ड है ना, लक्की भंडार, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। वो कार्ड कितना देता है, 500 रुपये महीना, 1000 कर दिया, नहीं 1000 कर दिया, 1200 कर दिया, और वो भी डर से किया है। इन्होंने पिछले दिनों गोवा में चुनाव लड़ा, टीएमसी ने वहां घोषणा की कि हम यहाँ जीतकर हमारी सरकार बनी तो हम 5000 रुपया हर एक महिला को देंगे, हर एक महिला को देंगे। और यहाँ 500 से 1000 इसलिए किया क्योंकि जो लाडली योजना थी पिछले राज्य के मध्य प्रदेश के चुनाव में, लाडली बहना की योजना, वहां पर 3000 तक कर दिया गया था। ये तो हमसे डर के ये उसको बढ़ाते हैं, हमसे डर के। अगर आज ये जीत जाए बंगाल, तो आप देखिएगा कल वापस ये 500 ले आएंगे या शून्य कर देंगे। यहाँ पे एक और सवाल है संदेशखालियों के मुद्दे पर। अब टीएमसी कह रही है कि ये शुभेंदु अधिकारी का पूरा सजाया हुआ, पूरा एक प्री प्लान्ड एक साजिश थी। देखिए, कोई व्यक्ति नहीं सजा सकता, एक शासन तंत्र के सामने कोई एक व्यक्ति विशेष कुछ नहीं सजा सकता। संदेशखाली के अपराधी को किसने गिरफ्तार किया? बंगाल सरकार ने। अंततः करना पड़ा, दबाव में करना पड़ा। तो कुछ तथ्य नहीं मिले तो आप कर सकते हो गिरफ्तार किसी को? नहीं कर सकते, तो आपको करना पड़ा। तो आज जेल के पीछे है। आज वो सीबीआई को चला गए थे, सीबीआई उसका तदंत कर रही है। तो ऐसा कहना आसान है कि ये कोई मिलीभगत है, पर संदेशखाली की घटना दुर्भाग्यजनक है और शर्मनाक है। भारतीय नारी की अस्मिता पर एक बहुत बड़ा आघात है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राम मंदिर का मुद्दा आसनसोल की राजनीति में कितना प्रभावी हो सकता है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा कोई उठा नहीं रहा है, न हिंदू उठा रहा है, न मुसलमान उठा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक सब कह रहे हैं राम मंदिर हमने जब उद्घाटन किया। नहीं, वो तो ऐसा है ना कि अब कोई उद्घाटन करते हैं तो अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अच्छी बात है। पर ये भी सच है ना कि 510 साल तक राम मंदिर के पूजा स्थल को वंचित रखा गया। आज जब पहले लोअर कोर्ट में हारे, उसकी याचिका हारे, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में हारे, और फिर अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सर्वसम्मति से दिया, और उस फैसले को दोनों संप्रदायों ने माना और उनको एक जमीन अलग दी गई। यहाँ तक नहीं, खाली आप देखिए कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो एक केस की पैरवी कर रहा था, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम जो जमीन दी गई है, जो मस्जिद बनाएंगे, उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये है कि बाबरी मस्जिद नाम अपने आप में एक कलंक था, तो वो मिट गया। अब एक नया इतिहास लिखने के लिए एक तरफ राम मंदिर बनाया है और एक तरफ मस्जिद बनेगा, उसका भी 1 आध साल में उद्घाटन हो जाएगा। जो अभी आरोप लग रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के का विरोध किया ऑपोजिशन ने, कांग्रेस, टीएमसी ने, न्योता दिया गया, वो नहीं आए। अब देखिए, राजनीति करने के लिए देखिए प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी चीज़ों का जब भी कुछ हुआ तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए विधि विधान के अनुसार से हुआ। उद्घाटन करने की बात जहाँ तक है कि पहली पूजा कौन करेगा, तो ये सर्वदा एक, जब सोमनाथ मंदिर बना था उसका जीर्णोद्धार हुआ था,
तो राष्ट्रपति गए थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गए थे, तो इसमें कोई नई बात नहीं हुई है। पर इसको चूंकि ये चुनाव के ठीक 2 महीने 3 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ है, भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, तो आप बताइए कि ये 510 साल के बाद की पहली रामनवमी थी जो सारे विश्व ने मनाई, कि अपने रामलला के भव्य मंदिर के अंदर बनी, बाहर बनाई गई। शत्रुघ्न सिन्हा अब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं जब बंगाल आ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा उनकी राजनीतिक जीवन की 90% टाइम जो है उनका भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के रूप में कटा है। तो अच्छा गड़ब और कड़वा थू ये नहीं चलता है। मैं उनका आदर करता हूँ, हमारे सहयोगी रह चुके हैं, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता और उनको पूरी आज़ादी है कुछ भी बोलने की, मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ ये चुनाव शत्रुघ्न सिन्हा वर्सेस सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया नहीं है। ये चुनाव बड़ी पंचायत का चुनाव है, जहाँ 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, 2 व्यक्तियों की नहीं, 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। और उस विचारधारा में कौन खरा उतरेगा और वही विचारधारा मतलब जो जीतेगी, सरकार बनाएगी, उसी ने दशा और दिशा का निर्णय लेना है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल गिरी और कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, आसनसोल।